हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल स्मार्ट स्टूडेंट एजुकेशन यूपीएससी। दोस्तों, आज है तारीख 3 जुलाई 2025 और आज हम डिस्कस करेंगे विजन आईएएस की मई महीने की मैगजीन का साइंस एंड टेक का सेक्शन। दोस्तों, इससे पहले हमने साइंस एंड टेक पर एक वीडियो अपलोड कर दी थी जिसमें हमने जो मेन टॉपिक्स थे उनको डिस्कस किया था, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारी सुर्खियाँ हैं, जो संक्षिप्त सुर्खियाँ, उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो की तरफ, टॉपिक की तरफ, जो कि है सबसे पहली जो सुर्खी है वो है पीएसएलवी रॉकेट में तकनीकी खराबी के आने के कारण इसरो का 101वां मिशन हुआ विफल। तो देखो क्या हुआ। इसरो ने एक मिशन लॉन्च किया था। एक मिशन, इसरो का एक मिशन था जिसका क्या नाम था, PSLV-C61 या EOS-09। देखो इसमें दो नाम यूज हुए हैं, PSLV और EOS। PSLV क्या है, एक रॉकेट है, और EOS क्या है, एक सैटेलाइट है। न्यूज़ क्या थी, जो इसरो ने अपना ये जो मिशन लॉन्च किया है, इस मिशन का पूरा नाम ये था। इसने जो ये मिशन लॉन्च किया था एक रॉकेट के जरिए जो कि PSLV है, उस रॉकेट के तीसरे चरण में तकनीकी खराबी आ गई जिसके कारण यह मिशन विफल हो गया। और यह मिशन 63वां PSLV मिशन था इसरो का, ये आपको याद रखना है। PSLV मिशन अब तक कितनी बार फेल हुआ है इसकी जानकारी दी गई है अपनी प्रथम उड़ान से लेकर अब तक, यानी कि जब से हम इसको यूज करने लगे हैं तब से लेकर अब तक यह केवल 2 बार विफल हुआ है। सबसे पहली बार 1993 में जब इसकी प्रथम उड़ान थी, तो प्रथम उड़ान में ही यह विफल हो गया था। उसके बाद दूसरी बार यह 2017 में विफल हुआ था, और अब तीसरी बार विफल हुआ है, यानी कि इससे पहले केवल 2 बार हुआ और अब तीसरी बार यह विफल हो गया। तो हमने देखा कि ये मिशन था, और इस PSLV रॉकेट के द्वारा यह मिशन लॉन्च किया गया था, और इस रॉकेट में तकनीकी खराबी आ गई, रॉकेट के तीसरे चरण में तकनीकी खराबी आ गई जिसके कारण यह विफल हो गया। तो सबसे पहले हम इस मिशन के बारे में जानेंगे कि यह मिशन था क्या। तो जो PSLV C61 था, C61 का उद्देश्य क्या था, जो EOS-09 सैटेलाइट है उसको पृथ्वी की SSPO यानी कि सन सिंक्रोनाइज, हिंदी में पढ़ते हैं सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा यानी कि सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में स्थापित करना इसका उद्देश्य था। इसको कहाँ से लॉन्च किया गया था, सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है श्रीहरिकोटा में, उसका जो पहला लॉन्च पैड है उससे इसको प्रक्षेपित किया गया था, यानी कि लॉन्च किया गया था। तो EOS-09 क्या है, EOS-09 देखो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है। EOS-09 क्या है, एक उपग्रह है, यानी कि एक सैटेलाइट है जो क्या करता है, पृथ्वी की तस्वीरें खींचता है, उन्नत तस्वीरें खींचता है, यानी कि पृथ्वी का अवलोकन करता है। और यह किसकी मदद से, कौन सी तकनीक यूज की जाती है इसके अंदर, सी बैंड सिंथेटिक एपरेचर रडार यानी कि SAR तकनीक का यूज इसमें किया जाता है। उद्देश्य क्या है, अलग अलग क्षेत्रों में उपयोग करने के लिए पृथ्वी की जो डाटा इकट्ठा करता है और हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें यह पृथ्वी की लेता है। चाहे कोई कैसा भी मौसम हो, दिन हो चाहे रात हो, चाहे कैसा भी मौसम हो, यह पृथ्वी की अच्छी हाई रिजोल्यूशन वाली तकनीकें लेने में सक्षम है। तो सिंपल बात है, ये इस मिशन का पूरा नाम था। PSLV रॉकेट थी, रॉकेट जो ऊपर गया उसका तीसरा चरण था, उसमें यह रॉकेट फेल हो गया जिसके कारण यह पूरा मिशन भी फेल हो गया। इसमें क्या था, EOS-09 की एक सैटेलाइट थी जो जिसको हम ऊपर भेज रहे थे अंतरिक्ष में। यह सैटेलाइट क्या करती, किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थी यह सैटेलाइट, SAR टेक्नोलॉजी यानी कि SAR टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि भाई पृथ्वी की हाई रिजोल्यूशन की तस्वीरें खींचना, तस्वीरें देना में, जिसका उपयोग कुछ डाटा निकालने में किया जा सके, कुछ डाटा को हम मिल मतलब कुछ डाटा में मिल पाए इन तस्वीरों के माध्यम से, इसके लिए इसका उपयोग किया जाना था। अलग अलग क्षेत्रों में ये डाटा उपयोग करते हैं हम। तो यही पूरा मिशन था, चाहे कैसा भी मौसम हो, दिन हो चाहे रात हो, यह किसी भी मौसम में इस सैटेलाइट के द्वारा पृथ्वी की हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें खींची जाती। अब PSLV के बारे में अगर हम बात करें तो PSLV क्या है, यह इसरो द्वारा विकसित भारत का थर्ड जनरेशन प्रक्षेपण यान यानी कि जिसके द्वारा हम जो सैटेलाइट है उसको लॉन्च करते हैं, सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजते हैं किसी खास दिशा में। यह रॉकेट इसरो द्वारा विकसित किया गया, ये आपको याद रखना है। 4 चरणों वाला रॉकेट था, और यह भारत का पहला प्रक्षेपण यान भी है जिसमें तरल ईंधन चरण शामिल है। ये आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट
इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। यानी कि भारत में जितने भी रॉकेट हैं, जितने भी रॉकेट लॉन्चर हैं, उसमें पीएसएलवी पहला है जिसमें तरल ईंधन यूज होता है। और इसके लिए इसे क्या कहा जाता है, इसरो का वर्क फोर्स भी कहा जाता है, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा सफल हुआ है कभी भी, मतलब बहुत ही कम इसने ऐसा टाइम आया कि इसने असफलता देखी हो, ज़्यादातर ये सफल ही रहा है। इसलिए इसके लिए इसको इसरो का वर्क हॉर्स भी कहा जाता है। इसने अपनी पहली उड़ान कब भरी थी? अक्टूबर 1994 में अपनी पहली उड़ान भरी थी। या पृथ्वी की निम्न भूकक्षा में, या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिटर यानी कि भूतुल्यकालिक कक्षा में, या जियो स्टेशनरी यानी कि भूस्थिर कक्षा में उपग्रहों को प्रक्षेपित यानी कि लॉन्च कर सकता है। जो हमारा चंद्रयान 1 है, जो कि 2008 में हमने भेजा था मिशन, चंद्रयान 1 मिशन था। जो मंगलयान है जो 2013 में हुआ। जो भी मिशन है ये हमारे इसी के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। यानी कि हमें पता चला कि जो पीएसएलवी हमारा जो रॉकेट है, इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाता है, रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है ये। इसके द्वारा हम सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजते हैं। और इसमें यह केवल एकमात्र ऐसा रॉकेट है जिसमें तरल ईंधन शामिल है। ठीक है, यह जो मिशन है तीसरे स्टेज में फेल हो गया, इसलिए ये सुर्खियों में था। ये आपको याद रखना। जो बहुत से महत्वपूर्ण मिशन है भारत के इतिहास में, जैसे चंद्रयान 1, मंगलयान, ऐसे मिशनों में इसका यूज किया गया है। सब सिंपल बात थी। अगर मैं इसरो की बात करूं, इसरो की फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत की एक सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी है। काम इस एजेंसी का क्या है? रॉकेट बनाना, अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स भेजना और चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशन लॉन्च करना। जैसे नासा की, मतलब जैसे नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, वैसे ही इसरो भी भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है। एक वर्ड यूज हुआ था, सनसिक्रोनस सैटेलाइट ना, यह सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा यानी कि सनसिक्रोनस पोलर ऑर्बिट। यह एक खास तरह की पृथ्वी की कक्षा है। इस पृथ्वी में क्या होते हैं, जो भी उपग्रह होते हैं पृथ्वी के ऊपर सूर्य की समान रोशनी से गुजरते हैं। यानी कि जिस गति में सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पड़ती है, उस गति में यह उपग्रह पृथ्वी के ऊपर घूमते रहते हैं, जिसके कारण हमें हर जगह की बराबर रोशनी वाली तस्वीरें मिल जाती हैं। जहाँ पर सूर्य की रोशनी होगी वहाँ पर ये होंगे। यानी कि यह कक्षा जिससे हमें जो अच्छी रोशनी वाली तस्वीरें मिल जाती हैं। पीएसएलवी के बारे में मैंने बता ही दिया था। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा विश्व स्वास्थ्य सभा ने औपचारिक रूप से दुनिया का पहला महामारी समझौता अपनाया है। विश्व स्वास्थ्य सभा की बात की गई, सबसे पहले हम यही देखेंगे कि विश्व स्वास्थ्य सभा होती क्या है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बता दें, नहीं तो मैं बता देता हूँ। WHA का क्या फुल फॉर्म है? यानी कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। देखो WHA क्या है? WHO होता है ना हमारा जो विश्व वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बैठक जो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? WHA। यानी कि WHA की डेफिनेशन के बारे में हम अगर बात करें तो यह विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बैठक होती है। यह बैठक काम क्या करती है? इस बैठक में दुनिया भर के जो देश हैं उन देशों के सभी देशों के स्वास्थ्य मंत्री इसमें हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं। और प्रतिनिधित्व, मतलब जो सभी देशों के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो इस बैठक में भाग लेते हैं। यह बैठक हर साल में एक बार होती है। ज़्यादातर कहाँ पर होती है? स्विट्जरलैंड में होती है, जिनेवा में। इस बैठक को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि भाई जो दुनिया भर में जो भी स्वास्थ्य समस्याएं हैं उनके बारे में चर्चा की जा सके, जो भी नई बीमारी फैल रही है उनसे निपटने के लिए एक अच्छी नीति या योजना बनाई जा सके। ठीक है, यही इस बैठक का उद्देश्य होता है, यानी कि स्वास्थ्य से जुड़ी नीतियां बनाना और जो दुनिया भर में स्वास्थ्य समस्याएं हैं उन पर चर्चा करना इस बैठक का उद्देश्य होता है। WHO जो WHO की एक बैठक है, हर साल में एक बार होती है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। अब ये सुर्खियों में क्यों रही थी? सुर्खियों में रहने का क्या कारण था? जो WHO के अनुच्छेद 19 के तहत एक दूसरा अंतर्राष्ट्रीय कानून समझौता अपनाया गया था। इससे पहले देखो ये दिया गया दूसरा समझौता। इससे पहले जो समझौता था, जो पहला था, वो किस पर था? तंबाकू नियंत्रण पर था। अनुच्छेद 19 की बात हुई है। WHO का अनुच्छेद 19 क्या है? अगर मैं इसकी बात करूं तो WHO के पास 2/3 मत के साथ अपनी क्षमता के भीतर किसी भी मामले पर अभिसमय या समझौते के अपनाने का अधिकार है। ये आपको समझ नहीं आया होगा तो मैं बता देता हूँ क्या है। WHO का ये क्या समझौता है कि भाई WHO के पास अगर 2/3 मत हो जाते हैं तो वह अपने अधिकार क्षेत्र में किसी भी विषय पर समझौता या
कोई भी नियम बना सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 19 के अनुसार जो WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य सभा है, अगर उसके पास जो सदस्य शामिल हैं उसके 2/3 मत हो गए, तो वह अपनी क्षमता यानी कि अपने क्षेत्राधिकार, अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी विषय पर, किसी भी मामले पर क्या कर सकती है, कुछ समझौता अपना सकती है। और इसी अनुच्छेद 19 के तहत WHO ने क्या किया, दूसरा अंतरराष्ट्रीय कानूनी समझौता अपनाया है, जो कि पहला महामारी समझौता है। ये लिख रखा है ना, टाइटल ही क्या था, दुनिया का पहला महामारी समझौता इसके द्वारा अपनाया गया है। इस समझौते के अगर मुख्य बिंदुओं पर मैं नजर डालूं तो क्या है, सबसे पहले समझौते की बात करते हैं। यह क्या है, यह दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय महामारी से संबंधित समझौता है। ठीक है। पहला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमन, यानी कि IHR 2005 के अनुसार इसका उद्देश्य क्या है, वैश्विक महामारी की रोकथाम। जो ये समझौता हुआ है महामारी समझौता, इसके उद्देश्य क्या है, वैश्विक महामारी की रोकथाम करना और उसकी निगरानी को मजबूत करना, रोग के अंतर्राष्ट्रीय प्रसार को रोकने के लिए कुछ नियम लागू करना, या सार्वजनिक स्वास्थ्य जो प्रतिक्रिया है उनको सुनिश्चित करना इस समझौते का उद्देश्य है। फिर है वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और लॉजिस्टिक नेटवर्क, यानी कि जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल आ जाता है, जैसे कोविड आया था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आया था, तो ऐसे आपातकाल के दौरान सभी जो देश हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं, उन देशों तक जरा जरूरी स्वास्थ्य उत्पाद यानी कि जैसे मास्क, वैक्सीन होगी, दवाएं होगी, उन देशों तक ये दवाएं टाइम पर उपलब्ध, यानी कि टाइम पर इनकी उपलब्धि कराना, टाइम पर इनकी सप्लाई करना, यही है। यानी कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और लॉजिस्टिक नेटवर्क का क्या मतलब है, अगर किसी देश में कोई वैश्विक महामारी फैल रही है, कोई महामारी फैल रही है, तो उस महामारी के निपटान के लिए उस देश में समय पर, ठीक समय पर जो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हैं वो पहुंचाना। फिर संधारणीय वित्त पोषण, यानी कि इस समझौते को लागू करने के लिए एक वित्तीय संस्था बनाई जाएगी, जिसके कारण जो भी फंड होता है वो अच्छे तरीके से जुटाया जा सकेगा, ताकि वित्त की कोई कमी न हो। यानी कि समन्वयकारी, यानी कि समन्वय करके सभी देश साथ मिलकर वित्तीय तंत्र बनाएंगे, जिससे इस समझौते का कार्यान्वयन किया जा सके। ठीक है। फिर है पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, यानी कि PABS प्रणाली। PABS प्रणाली में क्या होता है, देखो पैथोजन का मतलब क्या होता है, पैथोजन यानी जो वायरस, ऐसा वायरस जो बीमारी फैलाता है। ठीक है। ऐसा वायरस या ऐसे जीव जो बीमारी फैलाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पैथोजन। अब PABS वर्ड यूज हुआ, पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। इसमें क्या करेंगे, इसका PABS प्रणाली का क्या उद्देश्य होता है कि जो भी वायरस है, जो भी अजीब है, जो बीमारी फैला रहे हैं, उनका जल्दी से जल्दी हम क्या करेंगे, पहचानेंगे उनको जल्दी से जल्दी, और उनके प्रति हम वैक्सीन विकसित करेंगे ताकि उनको खत्म किया जा सके। उनके लिए ऐसी दवाएं, ऐसी किट या ऐसी दवाइयां विकसित करेंगे जिससे उनको मात दी जा सके, जिससे उनको खत्म किया जा सके, और जो यह कार्रवाई होगी वह ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी, तेजी से होगी। अब जो फार्मा कंपनियां इनको तैयार करेंगी, उन कंपनी को क्या करना होगा, WHO के पास क्या करना होगा, जो ये दवाई बना रही हैं, जो वैक्सीन बना रही हैं, उसका 20% जो हिस्सा है वो तुरंत देना होगा, ताकि जो सबसे ज़्यादा संकटग्रस्त देश हैं, जो जिसमें महामारी या ऐसी कुछ बीमारी फैली हुई है, उस देश तक तुरंत सुविधा पहुंचाई जा सके, तुरंत मेडिकल हेल्प पहुंचाई जा सके। सिंपल बात है। PABS प्रणाली क्या है, इसमें जो फार्मा कंपनियां भाग लेंगी इस प्रणाली में, देखो शुरुआत से समझा रहा हूँ मैं। PABS प्रणाली सबसे पहला है पैथोजन वर्ड यूज हुआ। पैथोजन क्या होता है, ऐसे जीव या ऐसा वायरस होता है जो बीमारी फैलाता है। अब इनके लिए PABS प्रणाली अपनाई जाती है। PABS प्रणाली का उद्देश्य क्या होता है कि भाई जल्दी से जल्दी वायरस को खत्म करने के लिए एक अच्छी दवाई विकसित करना। अब विकसित करने के लिए वैक्सीन मतलब दवाई बनाई जाएगी बीमारी को खत्म करने के लिए, तो कुछ कंपनियां, जो फार्मा कंपनियां हैं वो भाग लेंगी। अब जो फार्मा कंपनियां हैं वो क्या करेंगी, भाई मान लो उन्होंने टारगेट बना लिया कि हमें 100 वैक्सीन बनानी है, तो WHO क्या कहता है, आप 100 में से 20 वैक्सीन हमें जल्दी से जल्दी बना के दो। ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हो, आप कम से कम 20 वैक्सीन तो हमें जल्दी से जल्दी, बहुत ही कम समय में दो, ताकि हम ये 20 वैक्सीन किसको दे पाएँ, जिन देशों में बहुत ही ज़्यादा बीमारी फैली हुई है, जो देश नुकसान हो रहे हैं, इन देशों मतलब इस बीमारी से जिन देशों का नुकसान हो रहा है, उस देश तक हम यह वैक्सीन पहुंचा सके। हालांकि देखो, जब कोई कंपनी दवाई बनाती है तो वो बहुत ही बड़े स्तर पर होती है, और उस दवाई का 20% इतना हो जाता है कि उस देश को बचाया जा सके। ठीक है। यही आपकी मैगजीन में दिया गया है।
अंतर सरकारी कार्य समूह है जो पीएबीएस का मसौदा तैयार करता है। इसमें क्या होता है, इस प्रक्रिया के परिणाम पर अगले वर्ष की डब्ल्यूएचओ में विचार किया जाएगा। पीएबीएस का कार्य महामारी की स्थिति उत्पन्न करने वाले संभावित जो रोगजनक, यानी कि जो मैंने बताया, जो बैक्टीरिया, जो जीव या वायरस होता है, उससे जुड़े नमूने और जानकारी को तेजी से समय पर साझा करना, कि भाई हमें ये पता लगाना है कि कौन सा वायरस है जो इस बीमारी को फैला रहा है, कैसे यह बीमारी फैल रही है। ये सभी पीएबीएस प्रणाली के तहत होता है, जो मैंने आपको बता दिया। पीएबीएस में जो भाग लेने वाले दवा निर्माता कंपनी होती है, जो फार्मा कंपनियां होती हैं, उनको डब्ल्यूएचओ को अपने टीकों, उपचार और डायग्नोस्टिक किट का उत्पादन का 20% तुरंत पहुंच प्रदान करनी होती है। जो मैंने बताया था सिंपल है, पीएबीएस में जो कंपनियां भाग लेती हैं उनको डब्ल्यूएचओ तक अपनी जो उत्पादन कर रही हैं, टोटल उत्पादन करेंगे उसका 20% डब्ल्यूएचओ को तुरंत पहुंचाना होगा, बहुत ही कम समय में, ताकि जो ज़्यादा ही क्षतिग्रस्त देश हैं, ज़्यादा ही जिन देशों में बीमारी फैली है उन तक यह मेडिकल हेल्प पहुंचाई जा सके। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। समझौते के मुख्य बिंदु हम एक बार दोबारा देख लेते, अगर भूल गए हो तो। सबसे पहले इसमें बताया था कि हमें अंतर्राष्ट्रीय प्रसार को रोकना पड़ेगा बीमारी के। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, यानी कि जो देश बीमारी से जूझ रहे हैं उन तक सप्लाई चेन सुनिश्चित करना, मेडिकल हेल्प पहुंचाना, संधारणीय वित्त पोषण, सभी देशों के साथ मिलकर अच्छी वित्त सुविधा प्रदान करनी होगी ताकि वित्त की कमी कभी भी महसूस न की जा सके। पीएबीएस प्रणाली मैंने आपको समझाई दिया। फिर है परिवर्तन। भाई देखो, जब पीएबीएस का अंतिम रूप हमें मिल जाए, यानी कि समझौते को देश ने हस्ताक्षर कर लिया, तो क्या होगा, 60 देश अगर इसे मंजूरी दे देते हैं तो इस समझौते को हम वैध या लागू कर देंगे। एक बार जब पीएबीएस को अपना लिया जाएगा तो यह समझौता देशों के समक्ष हस्ताक्षर और अनुसमर्थन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। यह समझौता 60 देशों द्वारा अनुसमर्थन के बाद लागू कर दिया जाएगा। भाई इसमें क्या कहा गया है कि अगर हम समझौता बना रहे हैं, जो देश शामिल है, अगर 60 देश से ज़्यादा इस समझौते पर अपने साइन कर देते हैं तो हम इस समझौते को लागू कर देंगे। इस समझौते का क्या होगा, निष्कर्ष अगर हम देखें तो यह समझौता क्या है, महामारी से निपटने के लिए दुनिया को एक साथ करने, तेज गति से कार्रवाई करने, न्यायपूर्ण तरीके से दवाई तय कर, मतलब ये है भाई, ये समझौते का उद्देश्य क्या, अगर कोई महामारी फैल रही है उससे जल्दी से जल्दी कैसे निपटा जाए, कैसे सभी देश एक साथ आए ताकि इससे निपटान हो सके इस बीमारी से। तो यही इसका निष्कर्ष है। ठीक है, इस समझौते का महत्व क्या है, वैश्विक एकजुटता थी। जैसे देखो कोरोना आया तो भारत और चीन, वैसे कही जाते हैं कि भाई शत्रु हैं हम कहते हैं, लेकिन भारत और चीन भी उस समय एक साथ हो गए थे कि भाई इस बीमारी से कैसे निपटा जाए। तो वैश्विक एकजुटता को ये बढ़ावा देता है। वन हेल्थ दृष्टिकोण को सपोर्ट करता है, यानी कि यह दृष्टिकोण इस मत पर आधारित है कि मनुष्य, पशु और पर्यावरण की सेहत आपस में जुड़ी हुई है, यानी कि सभी की हेल्थ जरूरी है। ठीक है, किसी को भी हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। समग्र सरकार और समग्र समाज की भागीदारी हुई। महामारी आती है तो कोई भी जात पात नहीं देखता, सब ये देखते हैं भाई जान बचनी चाहिए, यानी कि समग्र समाज की भागीदारी हो जाती है। सभी लोग, सभी स्थानीय समुदाय के लोग इसमें समन्वय करते हैं। ठीक है, ये इसका मुख्य महत्व थे इस समझौते के। ठीक है, फिर अगली विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट, पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट जारी की गई। इम्पोर्टेंट है ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि विश्व की पहली बार यह रिपोर्ट जारी की गई है। यह रिपोर्ट किसने जारी की है, WOAH यानी कि विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। जारू जारू याद आ रहा है बार बार। यह रिपोर्ट क्या है, पहली वैश्विक रिपोर्ट है जो दुनिया भर में क्या दिखाएगी, पशुओं की स्वास्थ्य स्थिति दिखाएगी, यानी कि पशुओं के स्वास्थ्य की स्थिति पर पहली व्यापक वैश्विक रिपोर्ट है। यह पहली रिपोर्ट है विश्व में जो पशुओं की स्वास्थ्य की स्थिति दिखाती है। इसे किसके द्वारा जारी किया गया है, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसे जारी किया गया है। जो ये संगठन है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस में है। इस मुख्यालय की स्थापना 1924 में हुई थी। इसका पहले क्या नाम था, ऑफिस इंटरनेशनल देश एपीजूटीज इसका पहले नाम था। बाद में इसका नाम बदलकर विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन कर दिया गया, कब, 2003 में। ठीक है, यह संगठन क्या करता है, जो पशु संबंधी रोग होते हैं उनकी जानकारी लेता है और सभी देशों के साथ साझा करता है, और जो पशुओं का स्वास्थ्य उसको सुधारने के लिए यह संगठन काम करता है ताकि एक सुरक्षित, स्वस्थ और संधारणीय विश्व बनाया जा सके। तो आपको ये समझ आ गया होगा, पहली रिपोर्ट आई है विश्व में जो पशुओं की स्थिति, पशुओं की जो स्वास्थ्य स्थिति है उस पर नज़र डालती है। तो इस रिपोर्ट में जो पॉइंट्स दिए गए हैं उन पर हम एक चर्चा कर लेते हैं, उन पर एक नज़र मार लेते हैं।
सबसे पहला जो पॉइंट दिया गया है वो है रोग पैटर्न में बदलाव। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि भाई जो रोगों का फैलाव है ना वो नए क्षेत्रों में हो रहा है। नए क्षेत्रों में कैसे हो रहा है, जब कि जो लगभग 47% जो पशु रोग है ना वो इंसानों में भी फैल रहे हैं, यानी कि यह एक जूनोटिक बीमारी बन गई है। जूनोटिक बीमारी की अगर हम बात करें तो जूनोटिक बीमारी क्या होती है, जो पशुओं से मनुष्यों में फैल जाए। हाँ ये रहा, जो पशुओं से इंसानों में फैले इसी को हम क्या कहते हैं, जूनोटिक बीमारी कहते हैं। तो यानी कि रोग पैटर्न में बदलाव आ रहा है कि जो बीमारी है वो पशु से इंसानों में भी फैल रही है। इसका एक उदाहरण भी दिया गया है, जो पेस्टिडेस रूमेटिक, जो एक ऐसी बीमारी थी जो भेड़ और बकरियों को प्रभावित करती थी। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है। यानी कि रोगों का फैलाव है वो नए क्षेत्रों में हो रहा है। फिर दूसरा पॉइंट है रोगों की बढ़ती तीव्रता। जो बीमारियां हैं वो अधिक गंभीर हो रही हैं और अधिक तेजी से फैल रही हैं, जैसे एवियन फ्लुएंजा एवियन फ्लुएंजा जैसी बीमारियां हैं उनकी तीव्रता बढ़ रही है। साफ सिंपल बात है भाई, इस रिपोर्ट में बताया कि ये कुछ बीमारियां जो बहुत ही तेज गति से बढ़ रही हैं, इनसे कुछ नुकसान भी हैं जिन पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें बताया गया था कि भाई अगर देखो पशुओं में बीमारी फैल रही है, जो पशु हमारे भारत में क्या है, किसी भी देश में पशु क्या करते हैं, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। अगर पशुओं में ये बीमारी फैल रही है तो खाद्य सुरक्षा है वो उस पर नकारात्मक असर पड़ेगा। सभी लोग क्या करते हैं, पशुओं से जो उत्पाद या जो प्रोडक्ट मिलता है उसका यूज करते हैं, तो लोग पशुओं में बीमारी फैलेगी तो उनके उत्पाद में बीमारी फैलेगी, जिससे लोक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। फिर अगला पॉइंट है रोग फैलने के कारक। रोग भाई रोग क्यों फैल रहे हैं, तो इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि जो हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है ये एक इम्पोर्टेंट कारक है जिसके द्वारा ये रोग फैल रहे हैं। वैश्विक व्यापार भी, भाई मान लो किसी पशु में बीमारी थी और हमने क्या किया, उस पशु को दूसरे देश में भेज दिया, उस पशु का व्यापार कर दिया, तो वो बीमारी क्या हो गई, अब हमारे देश तक सीमित न रहकर वो दूसरे देश में भी फैल गई, जिसके कारण यह रोग, जो पशुओं में जो रोग होते हैं वो वैश्विक स्तर पर फैल जाते हैं, किसके कारण, वैश्विक व्यापार के कारण। फिर अगला बताया गया है एएमआर, यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। सबसे पहले हम एएमआर की बात कर लें। एएमआर होता क्या है, भाई मान लो आप किसी पशु में बीमारी फैल गई, उस पशु को आप दवाइयां दे रहे हो, एंटीबायोटिक दवाइयां दे रहे हो। एंटीबायोटिक वे दवाइयां होती है जो बैक्टीरिया जो होता बीमारी फैलाता है उसको मारने में या उस बैक्टीरिया को ठीक करने के लिए दी जाती हैं। जब हम क्या करते हैं, इन दवाइयों का ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग कर लेते हैं या गलत तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं, तो जो बैक्टीरिया है वो क्या कर लेता है, इन दवाइयों के प्रति क्षमता विकसित कर लेता है, यानी कि उन दवाइयों का असर इस अब बैक्टीरिया पर नहीं रहता। हम जितनी भी दवाई ले लें बैक्टीरिया पर असर वो नहीं करने लगती, यानी कि जो बैक्टीरिया होता है वो उसके प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेता है, और इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। सिंपल बात है, कोई बैक्टीरिया था जो रोग को फैला रहा था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके लिए दवाई लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं। अगर हम मेडिसिन ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं या मेडिसिन गलत तरीके से ले लेते हैं, तो बैक्टीरिया क्या करता है, इस मेडिसिन के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेता है, यानी कि जो हम दवाई ले रहे हैं उसका बैक्टीरिया पर कोई भी असर नहीं होता, जिससे यह बीमारी या बैक्टीरिया वो ज़्यादा जल्दी फैलने लग जाता है। हम क्या सोचते हैं कि भाई हम तो दवाई ले रहे हैं, हम ठीक हो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो बड़ी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में विकसित हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, यानी कि बैक्टीरिया, दवाई का असर बैक्टीरिया पर खत्म हो जाता है, दवाई बैक्टीरिया पर असर करने नहीं लगती, ठीक है। अब हम दवाई को बार बार लेंगे वह काम नहीं कर रही, जिससे बीमारी क्या हो जाती है, गंभीर हो जाती है। तो इसीलिए पॉइंट दिया गया था, फोर्थ पॉइंट, जो कि रोगाणुरोधी प्रतिरोध, यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट। अनुमान क्या है कि भाई 2050 तक एएमआर के कारण जो पशुधन में हानि होगी वो बहुत ही ज़्यादा भारी हानि होगी। इससे क्या होगा, 2 मिलियन लोगों की खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। अगर पशु ही नहीं रहेंगे तो जो लोग हैं उनको खाद्य सुरक्षा में कमी महसूस होगी, यानी कि उनको खतरा बढ़ जाएगा, और जो लगभग 100 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है उसका आर्थिक नुकसान होगा, यानी कि आर्थिक नुकसान जो होगा एएमआर के कारण वो 100 ट्रिलियन का होगा लगभग, ये बताया गया है। इसके अलावा रिपोर्ट में कुछ सिफारिशी यानी कि सुझाव भी दिए गए हैं कि भाई हम कैसे इन सब को ठीक कर सकते हैं। तो जो रिपोर्ट में सुझाव दिए गए हैं, रिपोर्ट बताती है कि भाई हमें बेहतर स्वच्छता उपाय अपनाने चाहिए, जैव सुरक्षा के लिए उपाय हैं जो उनको मजबूत करना चाहिए, सुरक्षित और प्रभावी टीकों की हमें उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि जो बीमारी है वो न फैल सके। राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य सेवाओं को हमें मजबूत करना चाहिए। जो पशु में बीमारी फैल रही है
उनकी जल्दी से जल्दी पहचान करें, जल्दी से जल्दी उनके निपटान के लिए हमें कुछ ऐसी नीति बनानी चाहिए ताकि ये बीमारी ज़्यादा न फैले, और दुनिया भर में हमें दुनिया भर के देशों को एक साथ मिलकर ऐसी बीमारी का इलाज करना चाहिए, यानी कि दुनिया भर में समन्वय और निगरानी तंत्र हमें सुनिश्चित करना चाहिए। तो ये सुर्खी बस यही थी, विश्व की पहली स्वास्थ्य रिपोर्ट आई जो पशुओं के स्वास्थ्य के बारे में बताती है। ठीक है, अब अगला है ट्रैकोमा। ट्रैकोमा, क्या आपने इससे पहले वर्ड सुना है? ट्रैकोमा होता क्या है बताओ? अगर आपने नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। ट्रैकोमा एक नेत्र रोग है जो कि संक्रमित हो सकता है, यानी कि ट्रैकोमा एक संक्रामक नेत्र रोग है। ये रहा ट्रैकोमा के बारे में, एक नेत्र रोग है जो कि संक्रमित हो सकता है। ये किसके द्वारा किया जाता है? कौन सा बैक्टीरिया जो इस रोग को फैलाता है? बैक्टीरिया का नाम है क्लाइमेडिया ट्रैकोमैटिस। इस बैक्टीरिया के द्वारा यह नेत्र रोग होता है। WHO कहता है कि यह रोग उष्णकटिबंधीय रोग है, यानी कि इस क्षेत्र में ज्यादा होता है। ट्रैकोमा होने के कारण प्रभाव क्या होते हैं? जो व्यक्ति होता है वो आजीवन दृष्टिहीनता का शिकार हो जाता है, यानी कि उसकी नेत्र दृष्टि बाधित हो जाती है, वो अंधा हो जाता है। बार बार संक्रमण होने पर पलकें हैं जो है वो अंदर की ओर मुड़ जाती हैं, और जो पलकों की आईलैशेज यानी कि बैरानियां होती हैं वो आंखों की सतह से रगड़ती रहती हैं। अगर हम ज़्यादा रगड़ते हैं तो ज़्यादा रोग फैल जाता है, और स्थायी रूप से कॉर्निया जो हमारा आंखों में जो कॉर्निया है वो ग्रस्त हो जाता है, यानी कि उस पर इफेक्ट पड़ जाता है, वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, कॉर्निया की स्थिति हो जाती है, जिसके कारण यह रोग फैल जाता है। तो सिंपल बात है, ट्रैकोमा एक नेत्र रोग है जो कि आंखों में संक्रमण से होता है। एक बैक्टीरिया है जो इसको फैलाता है जिसका नाम है क्लाइमेडिया ट्रोकोमेटिस। इस बैक्टीरिया के कारण यह होता है जो आंखों की हमारी झिल्ली है और पलकों को यह प्रभावित करता है। WHO ने क्या कहा है? WHO ने उष्णकटिबंधीय रोग की श्रेणी में इस रोग को रखा है। इस रोग के लक्षण क्या हैं? लक्षण की हमने बात की कि भाई जो पलकें हमारे अंदर की ओर मुड़ जाती हैं, जो कॉर्निया है वो भी क्षतिग्रस्त हो जाता है, और व्यक्ति को आजीवन अंधापन हो सकता है, यानी कि व्यक्ति अंधा हो जाएगा। संक्रमण की बात करें कि संक्रमण का माध्यम क्या है, कि भाई ये रोग कैसे फैलता है? भाई मान लो अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है, अगर आप उसके संपर्क में आ गए तो आपको भी यह रोग हो सकता है। मान लो किसी व्यक्ति की आंख में रोग था, उसने पहले आंख पे हाथ लगाया फिर आपसे हाथ मिला लिया, तो आप तक भी वह रोग पहुंच जाएगा। दूसरा, यह रोग मक्खियों के माध्यम से भी फैल सकता है। तो संक्रमण दो तरीके से, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ जाए आप, और मक्खियों के माध्यम से भी यह रोग फैला जा सकता है। फिर है भारत में स्थिति क्या है? भारत ने कुछ पहले शुरू किया। भारत में 1976 में ट्रैकोमा नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिससे इस रोग जो ट्रैकोमा रोग है उसको दूर किया जा सके। ठीक है, अब अब यह सुर्खियों में क्यों रहा था? आपने ट्रैकोमा के बारे में जान लिया, किसकी वजह से फैलता है, क्या प्रभाव होते हैं, क्या संक्रमण का माध्यम है, और भारत में क्या पहल है। कि भाई भारत ने 1976 में एक नियंत्रण कार्यक्रम शुरू कर दिया था जिससे इसको नियंत्रित किया जा सके। इसके बाद भारत में क्या लाया गया था, ये भी पॉइंट रह गया। इसके बाद भारत में एक राष्ट्रीय दृष्टिहीनता और दृश्य क्षति नियंत्रण कार्यक्रम लाया गया था, जिसके द्वारा इस रोग को खत्म करने की कोशिश की गई थी। तो यह सुर्खियों में क्यों रहा था? क्योंकि WHO ने क्या कहा है? WHO ने भारत को एक प्रमाण पत्र दे दिया, एक सर्टिफिकेट दे दी कि भाई अब भारत में जो ट्रैकोमा जो रोग है वो खत्म हो चुका है, यानी कि अब वो लोक स्वास्थ्य समस्या नहीं है, यानी कि ये नहीं कि अब ये लोगों में फैल रहा है, यानी कि भारत में जो ट्रैकोमा की समस्या थी वो लगभग अभी दूर हो चुकी है। इसके अलावा एक न्यूज़ है, इससे पहले भारत से पहले जो नेपाल और म्यांमार है उसमें भी इस रोग को खत्म कर दिया गया था। अब भारत में भी इस रोग की पूरी तरह से इस रोग को खत्म कर दिया गया है, और ऐसा करने पर जो दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र है उसमें भारत तीसरा देश बन गया है इस रोग को खत्म करने वाला। इससे पहले नेपाल और म्यांमार ने भी खत्म कर दिया था। सिंपल बात थी, सुर्खी में ट्रैकोमा रोग के बारे में बताया था, और ये न्यूज़ इसलिए थी क्योंकि भारत में भी यह रोग लगभग खत्म हो गया है। ठीक है, अब चलते हैं अगले टॉपिक जो कि है अगले टॉपिक पर, जो कि है लिक्विड कार्बन। तरल कार्बन क्या होता है? तरल कार्बन की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ, तरल कार्बन यानी कि द्रव अवस्था में कार्बन, इसी को हम तरल कार्बन बोलते हैं, लिक्विड कार्बन बोलते हैं। विज्ञान में यह एक अत्यंत दुर्लभ और चुनौतीपूर्ण विषय है। चुनौतीपूर्ण विषय क्यों है? क्योंकि हम कार्बन को लिक्विड फॉर्म में प्राप्त नहीं कर सकते। आज तक हमने इसका बस अध्ययन ही किया कि हाँ भाई ये अध्ययन ही किया था कि हाँ भाई ये तरल रूप में होता भी है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जो वैज्ञानिक उन्होंने इसका सफलतापूर्वक
परीक्षण कर लिया है, यानी कि सफलतापूर्वक देख लिया है कि हाँ भाई इसकी जांच कर ली है। वैज्ञानिकों ने पहली बार इंसुटे एक्सरे विवर्तन तकनीक का उपयोग करके तरल कार्बन की संरचना का अध्ययन कर लिया है कि तरल कार्बन कैसा। आज तक हमने इसका बस सुना सुना था इसके बारे में, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि इंसुटे तकनीक के माध्यम से हमने तरल कार्बन को पहचान लिया है। तरल कार्बन होता क्या है? यह द्रव अवस्था यानी कि लिक्विड स्टेट में पाए जाने वाला कार्बन होता है। आमतौर पर हम देखते हैं, देखो ये तरल अवस्था में कार्बन होता है जिसकी हमें बहुत कम जानकारी थी। आमतौर पर हम देखते हैं कि कार्बन या तो ठोस होता है या गैस के रूप में होता है। ठोस अवस्था में ग्रेफाइट और डायमंड के रूप में होता है और लगभग ये गैस अवस्था में होता है। द्रव अवस्था में इसका अध्ययन करना बहुत ही कठिन होता है। पहली बार वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन किया है। किस तकनीक के माध्यम से अध्ययन किया है ये मैंने आपको बताई, इनसूटे एक्सरे तकनीक के माध्यम से इसकी जो संरचना है इसका अध्ययन किया गया है। इस तकनीक का उपयोग करके वैज्ञानिकों ने क्या किया कि भाई जो तरल कार्बन था उसको उच्च तापमान यानी कि 4500 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो तापमान था और जो बहुत अधिक उच्च दाब था, इस स्थिति में उसको अध्ययन कर लिया है, देख लिया है इन्होंने वैज्ञानिकों ने। हमने कहा कि भाई पहली बार हुआ है, तो पहली बार हुआ यानी कि इससे पहले आज तक इसका अध्ययन नहीं किया गया। अध्ययन नहीं किया गया क्योंकि यह मुश्किल था। मुश्किल क्यों था? इसी के कारण हमने देखने हैं, क्योंकि जो सामान्य कार्बन होता है वो हमारा द्रव्य नहीं होता बल्कि गैस में रूपांतरित हो जाता है। अगर हम उसको सामान्य दाब पर लाते हैं, कार्बन को अगर हम नॉर्मल यानी कि सामान्य दाब पर लाते हैं, नॉर्मल प्रेशर पर लाते हैं, तो जो कार्बन होता है वो किस में बदल जाता है? गैस या गैस अवस्था में बदल जाता है। ठीक है, सामान्य अवस्था में आने पर गैसियस फॉर्म में ये हो जाता है। लेकिन जो हमने अध्ययन किया वो अभी लिक्विड फॉर्म में यानी कि तरल अवस्था में अध्ययन किया है। अब जो तरल कार्बन वो कहाँ पर पाया जाता है? जहाँ पर बहुत ही अधिक टेम्परेचर हो वहां पर पाया जाता है, जहाँ पर बहुत अधिक दाब हो, ऐसी अवस्था में तरल कार्बन तब्दील होता है। अगर ऐसी अवस्था में हम लाते भी हैं इस कार्बन को, अगर देखना चाहें तो अगर हम किसी कंटेनर में रखें तो वो कंटेनर भी पिघल जाता है, क्योंकि तापमान इसके लिए बहुत ही अधिक तापमान है चाहिए। ऐसा इतना अधिक तापमान अगर हम करेंगे तो इसको स्टोर नहीं कर सकते कार्बन को। ठीक है, कहाँ पर पाया जाता है? ग्रहों का जो ग्रह होते हैं हमारे, जैसे पृथ्वी एक ग्रह है तो उनके ग्रहों के आंतरिक भाग में पाया जाता है, आंतरिक भाग में। और इसका उपयोग कहाँ पर कर सकते हैं तरल कार्बन का? हम परमाणु संलयन या जैसी भविष्य की प्रौद्योगिकियों में इसका उपयोग हम कर सकते हैं, यानी कि लिक्विड कार्बन का भविष्य में हम उपयोग कर सकते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन जैसी तकनीकों में। सिंपल बात है, तरल कार्बन ऊर्जा क्षेत्र में क्रांतिकारी भूमिका भी निभा सकता है। समझ आया आपको? एक बार दोबारा रिवाइज करूं। लिक्विड कार्बन क्या है? लिक्विड कार्बन यानी कि कार्बन की तरल अवस्था। तरल अवस्था कहाँ पर होती है? यह लिक्विड कार्बन कहाँ पर पाया जाता है? जो ग्रह होते हैं उनके आंतरिक भाग में, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होता है, दाब भी बहुत ज्यादा होता है। टेम्परेचर लगभग 4500 डिग्री सेल्सियस और बहुत ही उच्च दाब। आज तक वैज्ञानिकों ने तरल कार्बन जांचा नहीं था, आज पहली बार मतलब अब की बार जांच लिया है। तो इसलिए एक बार सुर्खियों में थी। किस तकनीक के द्वारा वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन किया? इंस्टीट्यूट तकनीक के माध्यम से वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन किया है। तो इसी के साथ आपकी लगभग सभी सुर्खी समाप्त हो चुकी हैं। तो आज की क्लास अभी एंड करते हैं इसी टॉपिक पर। एक दो दिन बाद दूसरी वीडियो आएगी जो कि दूसरे टॉपिक पर होगी, जो कि हमारा इकोनॉमी का सेक्शन। इससे पहले हमने 3 टॉपिक्स पर क्लास कर ली हैं। अगर आपने इन क्लासेस को नहीं देखा तो चैनल पर जाकर क्लासेस को देखें और लाइक और शेयर भी कर दें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।